अब व्हाट इज़ द नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग लॉज, बेसिकली हमें लॉज को समझने की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें लॉज को समझने की ज़रूरत क्या है। हमें बहुत सारे लॉज के बारे में पता भी है और बहुत सारे लॉज के बारे में ऐसा भी है जिनके बारे में हमें ज़ीरो नॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ लॉज की जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे मैरिज की जो स्पेसिफिक एज है वो कितनी है, एक पर्सन किस एज में वोट कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता है। ये हमारे लॉज के एरियाज़ में आते हैं या लॉज के अंडर आते हैं। या फिर जब हम किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या बाय करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए। हमें ये भी पता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाने का और लॉज में चेंजेस लाने का इंचार्ज है, यानी कि अगर कोई भी लॉ में चेंज लाना होता है या फिर कोई नया लॉ बनाना होता है तो वो सब का काम किसके हाथ में होता है, हमारी पार्लियामेंट के हाथ में होता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि ये जो लॉज हैं, ये जो कानून है या नियम है, क्या वो सबके लिए इक्वली अप्लाई होते हैं या फिर कुछ लोगों के लिए लॉज अलग होते हैं और कुछ लोगों के लिए लॉज एंड रूल्स अलग होते हैं। तो अगर इसका आंसर हमें समझना है तो ये हम समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू। स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, आपका चैप्टर इसी तरीके से स्टार्ट होता है, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसके सन को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए हैं 10 साल की जेल के। अब वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने अपने बेटे को छुपाना स्टार्ट कर दिया है ताकि उसको 10 साल की जेल ना हो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने काम किया है या गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो भी एक्शन है वो सही है या फिर गलत है? क्या उसके बेटे को उस कानून से या फिर जो उसको पनिशमेंट मिली है उस पनिशमेंट से छूट मिल जानी चाहिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा है, या फिर उसके फादर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है? तो इस केस में अगर हम बोलें कि अगर उसके बेटे ने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया है जिसके लिए जो उसका पनिशमेंट है वो 10 ईयर्स की जेल है और उसके फादर उसको हाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि उसको जेल होने से बचा रहे हैं, तो ये एक गलत तरीका हो जाएगा। या हम ये बोल सकते हैं कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है जिसकी वजह से वो अपने बेटे के साथ गलत कर रहा है। एक्चुअल में हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ये एक वायलेशन ऑफ लॉ का केस है, यानी कि यहाँ पर हम कानून तोड़ रहे हैं, नियमों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हमने ये चीज़ पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में कि हमारे जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं वो अपनी किसी भी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी फैमिली से रिलेटेड या फिर किसी भी और ऐसी चीज़ से रिलेटेड जो उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए हो। क्योंकि लॉज जो है, चाहे वो कितना भी बड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पुलिस हो या फिर कोई भी जज हो, सबके लिए इक्वली अप्लाई होते हैं। सब लोग, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, दे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो अगर आप कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं और क्राइम कमिट करने के बाद ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम तो एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं या हमारा बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में हमारे पास कोई राइट नहीं है हम खुद को उस कंडीशन से या फिर पनिशमेंट के जोन से खुद को बचा सके। फाइन। सो एंशियंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर हमारे जो लॉज हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर मर्ज हुए हुए हैं। कुछ लॉज में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से हमें यही नहीं पता कि अगर किसी पर्सन ने कोई पर्टिकुलर क्राइम कमिट किया है तो उसके अकॉर्डिंग लॉ उसे क्या पनिशमेंट देने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल हमें ब्रिटिश पीरियड के टाइम से गिवन है। ब्रिटिश पीरियड के टाइम में क्या हुआ करता था, कुछ पर्सन्स ऐसे हुआ करते थे, वो जो पनिशमेंट उनको मिलता था उनके कास्ट के बैकग्राउंड पर, यानी कि अगर वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे तो उनको बहुत हार्शली पनिश किया जाता था, बहुत बुरे तरीके से पनिश किया जाता था। वहीं अगर वो हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो पनिशमेंट हुआ करता था वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ करता था, या उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हर पनिशमेंट देने वाले इंसान के माइंड में भी हुआ करता था। तो ये सब जो डिफरेंसेस स्टार्ट हुए ये ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल पीरियड से ही स्टार्ट हुए। उस टाइम पर बहुत सारे इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस जो थे वो डिस्क्रिमिनेशंस वहाँ के टाइम पर चल रहे थे। और इसी तरीके का विश्वास भी लोगों के बीच में था कि जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे उन्होंने ही ब्रिटिश मतलब हमारी कंट्री में ये जो लॉज का रूल है, यानी कि किसी को एक पर्टिकुलर क्राइम कमिट करने के लिए पनिशमेंट देना, वो जो हमारा ट्रेंड है ये भी ब्रिटिशर्स ही हमारी कंट्री में लेकर आए थे। और इस बीच भी हिस्टोरियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का झगड़ा रहा है कि किसको उन्हें एक क्या बोलते हैं
डिस्प्यूटेड क्लेम रहा है कि बहुत सारे लॉज में से जो कॉलोनियल लॉ है वो आर्बिट्रेरी थे, या इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो किस तरीके से एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया में लीगल स्फेयर को लेकर आने का, यानी कि वो किस तरीके से यहाँ के लोगों को बढ़ावा दे रहे थे एक लॉ एंड ड्यूटीफुल कंट्री बनाने के लिए। इसका जो एग्जाम्पल मिलता है वो एग्जाम्पल हमें सेडिशन एक्ट के थ्रू मिलता है, जो 1870 में अप्लाई किया गया था। इसमें 1870 में ये जो लॉ अप्लाई किया गया था उसमें यही था कि कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट बिना किसी ट्रायल के या बिना किसी प्रायर नोटिस के अरेस्ट कर सकती है। तो दिस वाज रॉन्ग। तो हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया कि वो अपनी अथॉरिटीज़ का, अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने इसी के साथ साथ हमारी कंट्री में इक्वालिटी के लिए भी लड़ना शुरू किया। वो इस आइडिया को चेंज करना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं बिना किसी ट्रायल के या बिना किसी रूल के किसी को भी अपने अकॉर्डिंग जस्टिस देने का कोई भी नया मेथड स्टार्ट नहीं कर सकते। सो 19th सेंचुरी के एंड तक जो इंडियन लीगल प्रोफेशन था, इंडियन लीगल प्रोफेशन मतलब यहाँ का जो लॉ एंड ड्यूटी रूल्स थे उसमें भी चेंजेस आने लग गए, उसमें भी न्यू चेंजेस देखने के लिए मिले, जिसमें जो कॉलोनियल कोर्ट्स थी, कॉलोनियल कोर्ट्स में हम इंडियंस के लिए थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट और थोड़े मोल्डेड जजेस जो थे वो वहाँ पर बैठाए जाने लगे, जो हमारे लीगल राइट्स के रिस्पेक्ट में हमें डिसीजन दिया करते थे। इंडियन जजेस ने भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया डिसीजन मेकिंग में। बहुत सारे ऐसे रोल थे जिन्होंने हमारी कंट्री को एक ड्यूटीफुल और एक लॉफुल कंट्री बनाने में हेल्प किया, राइट। विद अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो डॉक्यूमेंट था, जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी कंट्री में अपनाया तो ये जो डॉक्यूमेंट था लीगलाइजेशन का या लॉ मेकिंग का, इसने एक फाउंडेशन रखा, एक नींव रखी, जिससे हमारी कंट्री में आज की डेट में भी काफ़ी सारे जो लॉज हैं वो लॉज बनाए जाते हैं। एवरी ईयर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं पार्लियामेंट में? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा। वो क्या करते हैं? वो लॉज बनाने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग लॉज में कुछ चेंज करने के लिए एक बिल पास करते हैं। तो उस बिल को फिर सभी लोकसभा के मेंबर्स से और सभी राज्यसभा के मेंबर्स से एक अप्रूवल मिलता है। अगर वो लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव हो जाता है तो वही बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक अमेंडमेंट एक्ट के बारे में शो किया गया है। यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो हमें ये बताता है कि इसमें पहले क्या हुआ करता था, पहले जो फादर की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उस फादर की प्रॉपर्टी में या फैमिली प्रॉपर्टी में सिर्फ सन, जितने भी बेटे होंगे फादर के, उनके बीच में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। लेकिन इस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में चेंजेस हुए। उस चेंजेस के दौरान हुआ क्या था, वहाँ पर डॉटर्स को भी इंक्लूड किया गया और मदर्स को भी इंक्लूड किया गया इन दैट फैमिली शेयर या इन दैट फैमिली प्रॉपर्टी। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? उससे ये बेनिफिट हुआ, जो प्रॉपर्टीज पहले सिर्फ सन्स के बीच में डिवाइड होनी थी उसमें अब डॉटर्स और मदर्स को भी उनका राइट मिलने लगा, जिसकी वजह से जो मदर्स, जैसे सिंगल मदर्स होती हैं या फिर जो डॉटर्स सेपरेटेड होती हैं फ्रॉम देयर हस्बैंड और उनके पास इन द सेक ऑफ मनी या इन द सेक ऑफ प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होता, तो उनको भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी या कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी जो था वो मिलने लगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लॉज गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारी कंट्री में वर्क करते हैं। सो पीपल किस तरीके से एक नया लॉ प्रपोज करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई। और अब हम यही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई एक नया लॉ, एक नया कानून बनाना है तो हम उस कानून को कैसे बनाते हैं। सो पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कानून को बनाने के लिए, लॉज को बनाने के लिए। कैसे होता है? बहुत सारे वेज होते हैं जिस तरीके से हम एक पर्टिकुलर लॉ को अपनी सोसाइटी में लेकर आ सकते हैं। पार्लियामेंट का जो रोल है वो पार्लियामेंट का रोल अभी हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से पार्लियामेंट एक तरीके के लॉ को, बिल को लॉ में कन्वर्ट करता है। सो लेट अस डिस्कस दिस स्टोरी। ये एक स्टोरी कम कार्टून इंटरप्रिटेशन है। शाजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? शाजिया, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर विमेन? क्या ये विमेन के लिए एक बहुत अच्छा दिन नहीं है? नॉट जस्ट विमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर आप अगर न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखेंगे
तो आपको देखने मिलेगा द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास्ड, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस जिन घरों में होता है, डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स जहाँ पर हस्बैंड्स अपनी जो वाइफ्स होती हैं उन वाइफ्स के ऊपर या तो किसी तरीके से फिजिकली हार्म करते हैं या फिर मेंटली उन्हें टॉर्चर करते हैं इन एनी रिस्पेक्ट, दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस। कोई उन्हें मार रहा है, पीट रहा है, फिर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें अगर कोई भी लेडी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है तो दैट मैन विल बी पनिश्ड, यानी उस इंसान को पनिशमेंट मिलेगी। तो इसके लिए दो लेडीज के बीच की कन्वर्सेशन आपको दिखाई गई है कि क्या ये एक अच्छी खबर नहीं है लेडीज के लिए। तो शी सेड कि नॉट जस्ट फॉर विमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। वायलेंस फ्री मीन्स लड़ाई झगड़े वाले जो घर हैं, अगर लड़ाई झगड़ा किसी घर में नहीं होगा तो वो सबका भला करेंगे। इस लॉ को आप सोच रहे हो ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है जहाँ पर लेडीज को मारा जा रहा है या विमेन को। कई बार ऐसा होता है कुछ मेल्स आते हैं थ्रू आउट द डे, दे वर्क, काम करते हैं, रात में दे गेट ड्रंकन अप एंड दे बीट देयर वाइफ्स। तो उस केस में शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, उसके भी बॉडी ही है, फिजिकली वो भी हर्ट होती है। तो उस केस में अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि अगर वो जाकर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन फाइल करती है तो दैट कंप्लेन विल बी टेकन सीरियसली। ठीक है, तो इस लॉ को बनने के लिए गवर्नमेंट को इतना टाइम लगा। ये जो लॉ है वो 2005 में गवर्नमेंट के थ्रू पास किया गया। ठीक, तो इस यहीं से ये चीज़ शुरू हो रही है कि ये एक न्यू लॉ का कितनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है और उसको बनाने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। अप्रैल 1991, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। कुछ हुआ 1991 में, आई नीड एडवाइस, मुझे सलाह चाहिए, मेरा हस्बैंड मुझे मारता है और अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया है। आई फील सो शेम, मुझे ये चीज़ बताते हुए बहुत शर्म आती है और मैं इस तरीके से ज़्यादा दिन उसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं उसके अलावा या उसको छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। मैं बहुत बुरी तरीके से ट्रीट होती हूँ, मेरा बेटा मुझे मारता है और मेरी बहू को भी मारता है। वो मुझे वर्बली अब्यूज़ करते हैं, यानी गालियाँ देते हैं, बुरा भला बोलते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट की भी कोई जानकारी नहीं है या मैं उन्हें यूज़ नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे इवन घर के बाहर भी फेंक देते हैं। 2 लेडीज़ हैं जो विमेन ऑफिस में, विमेन राइट्स के ऑफिस में अपनी कंप्लेंट फाइल कराने के लिए गई हैं। तो ये यहाँ पर बात कर रही हैं कि मैं पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो रुक जाए। सेम वे से जो ओल्ड लेडी हैं, शी इज़ ऑल्सो सेइंग कि आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, मुझे भी अपने घर के बाहर नहीं रहना है, या मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपने घर के बाहर निकाले जाऊँ। तो जो लेडी ऑफिसर है, लेडी ऑफिसर ने उन्हें ये चीज़ एक्सप्लेन की, अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड इट डज़ नॉट ऑफर दीज ऑप्शन। यानी कि अभी हमारे पास जो पार्लियामेंट में इस तरीके का लॉ है, इस तरीके के क्राइम के अगेंस्ट लॉ है, उसमें ऐसे इंसान को क्रिमिनल नहीं कहा जाता जो इस तरीके से अपनी फैमिली को इल ट्रीट करता है या उसके साथ वायलेंस करता है। और हमें इसके लिए ऑफर करने के लिए कोई भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। So throughout the 1990s, the need for new law was raised in different forms. तो हुआ क्या था 1990 में, उस टाइम पर ये जो नए लॉ की रिक्वायरमेंट थी, हमें नया लॉ चाहिए था क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि इतना बड़ा क्राइम कोई कर रहा है, कोई घर में अपने किसी को मार रहा है, पीट रहा है और उसके लिए सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया है। तो उन्होंने इस नए लॉ की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट से की। बहुत सारी टेस्टिमनीज की गई, बहुत सारे दलीलें सुनी गई, बहुत सारी विमेंस के साथ बात की गई और उनसे ये सब चीज़ों का सल्यूशन मांगा गया। तो उससे क्या हुआ, एक सिविल लॉ बनाया गया, एक सिविल लॉ स्टार्टिंग की गई उसकी। और सिविल लॉ में उन्होंने उस चीज़ को रखा कि अगर कोई भी मेल डोमेस्टिक वायलेंस करता है, डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल यानी मारपीट करना, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, इनमें से कुछ भी करता है तो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड। उसके खिलाफ कोई भी किसी तरीके का रिलीफ नहीं होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस तरीके का एक जो लॉ था, वो लॉ बहुत सारे विमेंस के कंट्रीब्यूशन से फाइनली इंट्रोड्यूस कराया गया। इंट्रोड्यूस कैसे कराया गया, वही सबसे पहले उसको एक बिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया और बिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद उसको थ्रू आउट द पार्लियामेंट मूव कराया गया। उस पर सबके एग्रीमेंट्स लिए गए और एग्रीमेंट लेने के बाद एक ऑनलाइन पिटीशन फाइल की गई एंड देन इट बिकम्स अ लॉ। और अब ये लॉ बन गया। और 1990 से 2005 तक
वो लॉ बनने का टाइम लगा, जिसमें अगर कोई भी मेल पर्सन अपनी फीमेल पार्टनर को, अपने फैमिली मेम्बर को किसी भी तरीके से फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सेक्सुअली, वर्बली हैरास करने की कोशिश करता है तो दैट पर्सन विल बी सेंटेंस्ड टू जेल, यानी कि उसे कहाँ भेज दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो ये जो सारी स्टोरी है वो सारी स्टोरी इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है। सो इसीलिए हमें अपने लॉज को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये जो अबव एग्जाम्पल है ये यही शो करता है कि सिटीजन्स का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है पार्लियामेंट के फ्रेम को इम्प्रूव करने के लिए। अलग अलग नज़रिए हमें चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों को देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि एक लॉ को पास करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या टाइम टू टाइम उन लॉज में अमेंडमेंट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में पुराने टाइम के, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस आज़ादी के टाइम से बने हुए हैं और अभी तक उनमें कोई भी पर्टिकुलर ऐसे चेंजेस नहीं आए हैं जो प्रेजेंट डेट के सिनेरियो को क्लैरिफाई करते हो। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर मतलब जो ज़्यादा फेमस नहीं है। Let us look at the new situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. यानी कि कोई ऐसा कानून बनाया गया जो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। Sometimes a law can be constitutionally valid. Constitutionally valid मतलब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि इस लॉ के पीछे या इस लॉ को बनाने के पीछे सरकार का या पार्लियामेंट का जो इंटेंशन रहा है वो इंटेंशन सही नहीं है, अनफेयर है या लोगों के लिए हार्मफुल है। तो लोग इस तरीके के लॉज को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और जहाँ पर, जैसे हमारा जो कंट्री है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पर हमें अपने जो थॉट्स हैं उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने का पूरा राइट्स है, तो उस केस में पार्लियामेंट को वो लॉ वापस लेना होता है या फिर उसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं वो रिक्वायर्ड चेंजेस हमें टाइम टू टाइम रिटर्न बैक करने होते हैं। जैसे बहुत सारे म्यूनिसिपल लॉज हैं जो म्यूनिसिपल किसी भी कंट्री का जो स्पेस है उस स्पेस को यूज़ करते हैं इलीगली। कैसे? वो परमिशन दे देते हैं हॉकर्स को और स्ट्रीट वेंडर्स को कि वो साइड में, गलियों के साइड में खड़े होकर ठेले पर अपना सामान बेच सकें। बट अगर आप किसी के घर के सामने अपनी शॉप ओपन करोगे या अपना ठेला लेकर खड़े होगे या जो पैदल चलने वाले लोगों का रास्ता है वहाँ पर आप मार्केट लगाकर बैठ जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है पैदल चलने वाले जो लोग हैं उन लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, उन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ सकते हैं। तो उस केस में लोग अपने राइट्स का यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर या पार्लियामेंट के अगेंस्ट जाकर वो इस चीज़ को लोगों को बताते हैं या न्यूज़ के थ्रू अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं और ये बताते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल थिंग, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं और आप अपने इस डिसीजन को रोल बैक कीजिए, वापस लीजिए, जिसकी वजह से हम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। Do you remember the photo essay on the women movement in the class 7 book? If you do, then it's okay. That otherwise यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जो सिटीजन्स दिखा रखे हैं आपको, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ अलग अलग एरियाज़ के। वो प्रोटेस्ट इसीलिए है क्योंकि वो पीपल नहीं चाहते कि किसी भी तरीके के जो अनजस्ट लॉज हैं, वो अनजस्ट लॉज जो हैं वो हमारी कंट्री में अप्लाई हों। तो इन सब चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें कब समझ में आती है? जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हमारे नेता पावर में आने के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि हमने जो डिसीज़न लिया है वो डिसीज़न लोगों की भलाई के लिए है या वो लोगों को परेशान करने के लिए है, तो उस केस में हम जो विक्टिम होंगे, हम विक्टिमाइज़ किए जाएंगे और उसका सल्यूशन किसी भी इंसान के पास नहीं मिल पाएगा। वो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उस टाइम पर आपको यूज़ अप तो कर लेंगे, बट जब उनकी पावर्स को एक्सरसाइज करने का टाइम आएगा तब वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करेंगे और इस तरीके से वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करेंगे। इसीलिए जब भी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो, जब भी आप वोट दे रहे हो, इलेक्ट कर रहे हो अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, तो आपको एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना चाहिए जो
पढ़ा लिखा हो और पढ़ा लिखा होने के साथ साथ सेंसिबल और सेंसिटिव भी हो टुवर्ड्स ऑल द डिफरेंट सेक्शंस या डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन अवर सोसाइटी, सो दैट वो अपने लिए भी और सोसाइटी के लोगों के लिए भी एक अच्छा डिसीजन ले सके। ओके।